हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन मीरर्स। और बेटा आपको क्वेश्चंस कराने आई हूँ मैं लिविंग वर्ल्ड के बायोलॉजी में। तो हमने बताया आपको कि चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है आपकी, चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस में करा रही हूँ। ये सारे ही तीनों सब्जेक्ट के आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सारे ही बता दूँ मैं आपको। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस बेटा, मैं सही बताऊँ, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे आपकी क्या रह गया बायो, किसी के भी हों। तो आपके ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप ये इतना ध्यान रखना। और चैप्टर वाइज हैं ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और आप लोग कह रहे हो कि मैम एक बच्चा है मेरे से बहुत इंसिस्ट करता है, मैम प्लीज़ आपसे बोला है मैंने हिंदी में कराया करो, आप हिंदी में कराया करो। तो मैं हिंदी में भी करा रही हूँ इसलिए क्योंकि वो बोल रहा है, ठीक है, उसी की रिक्वेस्ट पे मैं हिंदी में भी करा रही हूँ। आप इंग्लिश में सुटेबल हो तो आप इंग्लिश में कर सकते हो, और आपको अगर हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में भी एज वेल पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये एम्स नर्सिंग के लिए भी नहीं, ये आपकी जो बीएससी नर्सिंग है बेसिकली वो ना आपकी यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए भी है। अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स ग्रो आउट लाइफ बाई विच मेथड। जो प्लांट की लाइफ होती है वो किस मेथड से ग्रो आउट करते हैं प्लांट अपनी लाइफ में। तो वो कौन सी लाइफ होती है उनकी, वो लाइफ होती है उनकी बेटा, हिंदी में भी क्वेश्चन इसको देख लो। हिंदी में कह रहा है आपसे कि पौधे किस विधि से जीवन विकसित करते हैं। पौधे हैं जो हमारे जो प्लांट्स हैं वो कौन सी विधि से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप मुझे बताएंगे किस विधि से करते हैं वो। थोड़ा सा आपको आइडिया हो, थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया हो तो आप बता सकते हैं कि किस विधि से वो करते हैं या नहीं करते हैं। मैं बताऊं आपको कि ये जो किस विधि से कर रहे हैं वो आपके करते हैं सेल मल्टीप्लिकेशन से। वो सेल मल्टीप्लाई करती रहती है उनकी। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है कि हम कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि प्लांट जो होते हैं हमारे ग्रो करते हैं थ्रू आउट लाइफ बाय विच मेथड। तो आपको पता है थ्रू आउट जो लाइफ का डिवीजन हो रहा होता है प्लांट में वो सेल मल्टीप्लिकेशन की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में भी देख लीजिए, जो पौधे होते हैं वो अपने जीवन में, पूरे जीवन में किस विधि से हो रहे होते हैं, तो वो कोशिका गुणन की वजह से पूरी लाइफ में, पूरी थ्रू आउट लाइफ वो अपना क्या करते हैं, डिवीजन करते रहते हैं। फिर देखिए, विच ऑफ द लिस्टेड फीचर्स इज नॉट अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन से इनमें से लिस्टेड फीचर हैं जो नॉट अ यूनिक फीचर है, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक फीचर नहीं है। तो इंक्रीज इन साइज एक लिविंग का एक यूनिक फीचर नहीं है, मतलब डेफिनेट फीचर नहीं है। डेफिनेट फीचर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका यूनिक फीचर नहीं है। ये आपका नॉन लिविंग में भी हो सकता है और लिविंग में भी हो सकता है। नॉन लिविंग में कैसे हो सकता है मैं आपको बताऊं, जैसे आपने पहाड़ देखे होंगे, या फिर आप ऐसा मान के चलो कि जैसे आपकी, हाँ, पहाड़ का ही एग्जांपल ले लो, या फिर आप मिट्टी का एक वो डाल दो कहीं भी, मिट्टी हो कहीं भी, ठीक है। मिट्टी हो, खेत हो कहीं भी आपके, या फिर मिट्टी हो या पहाड़ी मान के चलो। तो पहाड़ क्या है आपके, वो इन साइज़ में इंक्रीज़ होते रहते हैं। आपने देखा होगा साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं वो, ऑब्वियसली बात है होंगे वो इंक्रीज़, क्योंकि कभी उनके में मिट्टी गिर जाती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी मिट्टी गिर जाती है, तो उनका भी साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो वो एक यूनिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि वही सिर्फ साइज़ में इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी में कह रहे हैं आपसे कि सूचीबद्ध विशेषताओं में से, मतलब नीचे जो दी गई हैं विशेषताएं, उनमें से कौन सी जीवन कौन सी जीवित जीवों की अनूठी विशेषता नहीं है। मतलब कह रहे हैं, वही मतलब है कि इनमें से, इन ऑप्शंस में से, इन आपके ऑप्शन ही बोलूँगी, इन ऑप्शंस में से आपकी कौन सी विशेषता ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती है। तो वो आकार में बढ़ना नहीं पाया जाता, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मतलब जीवित जीवों में। आगे देखिए, थर्ड कह रहे हैं आपसे कि अमंग द फॉलोइंग विच इज़ अ कॉमन फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू शो द फीचर ऑफ ग्रोथ। अच्छा, आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, हिंदी में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से विकास की विशेषता दिखाने के लिए जीवित और निर्जीव जीवों द्वारा प्रदर्शित एक सामान्य घटना कौन सी है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जीवित हो और निर्जीव जीव हों, दोनों ही हों, ठीक है। उसमें एक घटना, हम विकास की विशेषता को दिखाने के लिए हम एक घटना है इसमें से, ऑप्शन में से, वो आपको बतानी है। वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो वो डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, वो डिफाइन हम करेंगे इंक्रीज इन मास में, ठीक है। ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा।
कि अमंग द फॉलोइंग विच इज़ अ कॉमन फिनोमेना बताना है किसके बीच में, एग्जिबिटेड बाय अ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों के बीच में, जो ग्रोथ के मामले में मतलब रह रहा हो, दोनों के बीच में हो, दोनों ही ग्रो कर रहे हो। तो नॉन लिविंग मैंने आपको अभी बताया कि आप पहाड़ हैं तो पहाड़ भी इंक्रीज हो रहे होते हैं मास में, और आपकी जो लिविंग थिंग है वो भी मास में इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बाकी मैं आपको इंग्लिश वालों को बता दूं, इंग्लिश वालों को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दे रही हूँ कि कह रहे हैं जो ए वाला ऑप्शन है वो क्यों राइट है, वो इसलिए कह रहे हैं कि इंक्रीज इन द बॉडी मास इज अ कन्फर्म कॉमन फीचर है। ये क्या है, कॉमन फीचर है ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं ऑल्सो ग्रो इफ बी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एंड ग्रोथ। और जो जैसे आपका नॉन लिविंग कौन से एग्जाम्पल क्या है, माउंटेन्स मैंने आपको बता दिया, वाटर्स बता दिया, ऑल्सो ग्रो बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑफ ऑन सरफेस। एक्यूमुलेशन मतलब वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है उनका, तो इसलिए माउंटेन भी आपके क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं मास में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ कह रहे हैं ग्रोथ इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व बाई। जो ग्रोथ होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो किस द्वारा ऑब्जर्व की जाती है वो आपको बताना है। तो ग्रोथ जो ऑब्जर्व की जाती है वो सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग इन विट्रो कल्चर। ठीक है, तो जो ग्रोथ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे ऑब्जर्व की जाती है, सिंपली हम उन्हें काउंट करते हैं कैसे, नंबर ऑफ सेल्स को अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर, और ड्यूरिंग इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर का मतलब क्या होता है, जो आपका मतलब शरीर में ना किया जाए, बाहर किया जाए कल्चर, उसको हम इन विट्रो कल्चर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, और इन वीवो क्या होता है, इन वीवो होता है जो शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, आप डिफरेंस समझ रहे हैं इन वीवो इन विट्रो में। हिंदी में इसका अनुवाद है एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि देखी जा सकती है। जो इन कोशिकीय जीव होते हैं आपके, उनमें वृद्धि कैसे देखी जाती है, तो वो की जाती है इन विट्रो कल्चर के दौरान माइक्रोस्कोप की तरह कोशिकाओं की संख्या को गिनती करना, मतलब उनको गिनना। ठीक है, गणना करना उनकी। देखिए आगे, फॉर इंग्लिश ग्रोथ थोड़ा सा आप देख लो, समझ लो। ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको पता है अकर होती है बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के द्वारा। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विट्रो कल्चर बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप, वही चीज़ है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बोल रहे हैं इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर। तो मेजॉरिटी आपकी हायर प्लांट और एनिमल में रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ कैसी होती है वो, ठीक है, वो आपको बताना है। तो वो कैसी होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर देखिए आगे, जो अधिकांश उच्च, देखिए हिंदी में बोल रहे हैं, अधिकांश उच्च पौधों में, जंतुओं में, मतलब वो कह रहे हैं आपके उच्च पौधे भी हैं और जंतु भी हैं, दोनों जो हाइयर प्लांट्स होते हैं और हाइयर एनिमल होते हैं में प्रजनन एवं वृद्धि होती है, तो वो परस्पर अनन्य कार्यक्रम के द्वारा होती है, मतलब म्यूचुअली वो काम करते हैं, साथ ही साथ में काम करते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उनमें। प्लांट्स में अलग इवेंट्स होंगे और आपके एनिमल में अलग इवेंट होंगे। ठीक है, प्रजनन के भी और वृद्धि के भी, क्योंकि आपको पता है प्लांट आपकी थ्रू आउट लाइफ डिवीजन करते रहते हैं, इसलिए। ठीक है, कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट की वो, तो इसलिए हम लोग थ्रू आउट नहीं करते, इसलिए एक्सक्लूसिव भी हैं और अलग भी हैं। तो देखिए आगे देखिए, सिक्स क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें से कौन सा नॉन लिविंग का ग्रोथ है वो आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्जीव जीवों द्वारा किस प्रकार की वृद्धि प्रसिद्ध की जाती है। जो निर्जीव जीव होते हैं उनको, उनकी जो वृद्धि होती है वो किस तरीके से होती है वो आपको बताना है। तो वो कैसे होती है, वो आपकी होती है अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस। मैंने आपको अभी बताया कि आपके जो प्लांट होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मतलब लिविंग थिंग होती हैं, वो क्या कर रही होती हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है अंदर से। लेकिन इनकी ग्रोथ कैसे होती है, इनकी ग्रोथ होती है बाहर से, जैसे माउंटेन है उनकी बाहर से ग्रोथ होगी। ठीक है, समझ में आया, वैसे ही। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, सतह पर सामग्री का संचयन। संचयन का मतलब अक्यूमुलेशन, मतलब जमाव, ठहराव, जो भी कह सकते हो आप, ये कह सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़े हम, आगे देखिए क्वेश्चन 7 कह रहे हैं आपसे अ ट्रू रीजनरेशन वॉज ऑब्जर्व्ड इन। एक ट्रू रीजनरेशन है वॉज ऑब्जर्व इन, किस में होती है वो आपको बतानी है। तो ट्रू रीजनरेशन जो होती है वो हमारी प्लेन एरिया में हो रही होती है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 7 का, में एक सच्चा पुनर्जनन देखा जाता है। पुनर्जनन का मतलब होता है कि दोबारा से रीजनरेट करना। जैसे प्लेन एरिया का एक वो होता है, प्लेन एरिया है वो क्या है, उसे कट करके आप डाल दो, दोबारा से वो वैसा ही बन जाएगा, जैसे एक फुल बॉडी का वो हो जाएगा दोबारा से। ठीक, तो प्लेन एरिया आपका एक पुनर्जनन का देखा जाता है प्लेन एरिया में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कह रहे हैं आपसे कि
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ए सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें से आपको ऑप्शंस बताने हैं कौन से सही हैं, कौन से नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो हैं वो बता रही हूँ मैं आपको कि जो आपकी फंजाई होती है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें फंजाई होती है वो आपकी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करती है, और आपका फिलामेंटस एल्गी भी होती है, वो भी आपकी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कर रही होती है। एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस जो है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस ही आपकी किस्म कर रहे होते हैं, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कर रहे होते हैं। तो फंजाई तो आपको पता है, एक फंजाई एक अलग किंगडम है आपका, जो आपका जैसे आपने पढ़ा होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो R.H. विटाकर ने दिया था। R.H. विटाकर ने, ठीक है, विटाकर ने दिया था किसने में? 1969 में। यह उनका ईयर था जब उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम कौन से थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई और प्लांटी एनिमेलिया। तो जिसमें मोनेरा है, मोनेरा आपका क्या है? मोनेरा है आपका वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे आपके यूकैरियोटिक हैं। तो इसमें से जो फंजाई है वो आपकी क्या है? आपकी जो सेलुलर उसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की होती है। फिलामेंटस एल्गी आपकी किसी की भी हो सकती है, काइटिन की भी हो सकती है, काइटिन कह रही हूँ मैं, पैक्टिनोसेलुलोज की हो सकती है, स्टार्च की हो सकती है एल्गी। ठीक है, और प्रोटीना ऑफ मोसिस ये कौन से में आ जाते हैं? ये अपना एल्गी किंगडम में आ जाता है। ये वाला किंगडम के अंदर जो एल्गी है, फाइलम किंगडम, प्लांट किंगडम के अंदर हम पढ़ते हैं कि आपकी एल्गी आती है, उसके बाद में आपके ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं। तो ब्रायोफाइट आपके हो जाते हैं क्या? ये एल्गी हो जाएगी, उसके बाद में फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इसमें ही आपकी मोसेस आ जाते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में आपके आ जाते हैं, ब्रायोफाइट में आपके आ जाते हैं मोसेस। तो ये आपके क्या हैं? सब कुछ मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें, और एल्गी में हमारे एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। वैसे ही फंजाई में, वैसे ही आपकी मोसिस में भी यही चीज़ होती है। ठीक है, तो वो एडल्ट एज में ऐसा कुछ होता है। सारे सिस्टम में आपको बताऊँ तो प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे तब बता सकते हैं, लेकिन अभी तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं इसी का हिंदी अनुवाद कि निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा समूह विखंडन, विखंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन, प्रजनन की अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो मैंने आपको बता दिया है, वो कवक हो जाएगा आपका, फिलामेंटस सेलवाल हो जाएंगे, सेलवाल मतलब एल्गी, और काई के प्रोटोनीमा हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे कह रहे हैं आपसे कि क्वेश्चन 9 बोल रहे हैं आपसे, देखिए हिंदी और वो इंग्लिश दोनों का मैं दिखा दे रही हूँ आपको। कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक सिनोनिम है, किस किस के बीच में है वो आपको बताना है। तो वो किस किस के बीच में है? आपका बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा। बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बैक्टीरिया आपने पढ़े होंगे, जो आपके प्रोटिस्ट हैं उनमें बैक्टीरिया आते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी तो मैंने आपको बता ही दिया है, और अमीबा भी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, फिर देखिए हिंदी में भी क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस जीव समूह में प्रजनन वृद्धि का पर्याप्त है? जो भी है, अब हिंदी के इतना तो मुझे नहीं पता, तो इनके बीच में होता है। ठीक है, आप कहते हो इंग्लिश में मैम हिंदी में क्वेश्चन ले आओ, तो मैं ले आती हूँ। फिर देखिए 10th क्वेश्चन बोल रहे हैं, वाई इज रिप्रोडक्शन एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ठीक है, रिप्रोडक्शन एक इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग का क्यों है वो आपको बताना है। तो इसलिए है कि मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टेराइल। ठीक है, तो कई सारे जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? स्टाइल होते हैं, मतलब स्टाइल को क्या बोलते हैं हिंदी में? नपुंसक बोल सकते हो। हाँ यार, मुझे हिंदी का मुझे पता नहीं। स्टाइल का मतलब होता है कि वो क्या नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, मैं ऐसे बता सकती हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए इसी का हिंदी अनुवाद, प्रजनन सभी जीवित जीवों की समावेशी परिभाषित विशेषता क्यों है? क्योंकि वो कई जीवित जीव बंजर होते हैं। बंजर का मतलब कि वो अपने यंग वन को, अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा नहीं कर सकते, इसलिए। ठीक है, आगे देखिए, सिलेक्ट द, कुछ ही अपवाद है इसमें भी, कुछ ही नहीं कर सकते। ये नहीं है कि सभी सभी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं बच्चे पैदा। जैसे आपने इनफर्टाइल कपल देखे होंगे आपने। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर देखिए जैसे म्यूल हो गया, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग से आपसे देखना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो 11 का जो सिलेक्ट हो जाएगा आपके म्यूल जो होते हैं एंड वर्कर बीज होते हैं आर स्ट्राइल होते हैं दोनों ही, मतलब वो
किसी भी काम के नहीं होते हैं। म्यूल आपको पता है, खच्चर आपने देखा होगा, काम के नाम में लेते हैं। वर्कर बीज क्या है, वो वर्क करती रहती हैं पूरे ही उसमें, बस एक रानी मक्खी तो होती है जो काम की होती है, बाकी तो सब ऐसे ही काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, उनका सेवा कर रहे होते हैं रानी मक्खी की। तो वो क्या होते हैं, स्ट्राइल होते हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखिए हिंदी में कहें निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन बताना है। तो खच्चर और जो श्रमिक मधुमक्खी होती है दोनों बांझ हैं। बांझ, हाँ, हिंदी सबसे अच्छा वर्ड है इसराइल का, बांझ। बिल्कुल मिल गया मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज इलस्ट्रेटेड बाय द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यू। तो आपको बताना है इसमें से कि इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो नथिंग लिव फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज रहती है। अगर लाइफ आपकी फॉर एवर, नथिंग लाइफ फॉर एवर है और येट लाइफ कंटिन्यू है, तो कौन सा है इसमें से स्टेटमेंट, वो आपको बताना है। तो वो क्या है आपका, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। क्यों, आपको पता है कि आपको पता है कि लाइफ हमारी हम हमेशा नहीं जिंदा रहते, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ कंटिन्यू रहती है। आ रहा है समझ में आपको, जैसे हम लोग, हमारी जनरेशन है, ठीक है, हम लोग नहीं जिंदा रहेंगे लेकिन हमारे बच्चे तो रहेंगे ना। तो ये इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन से ही ऐसा हो सकता है। देखिए हिंदी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, फिर भी जीवन जारी रहता है। ठीक है, कथन से क्या स्पष्ट होता है, तो वो रिप्रोडक्शन के लिए कथन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ट्रस्ट मी, आप ना प्रैक्टिस करते रहो बस। आप नर्सिंग किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, नर्सिंग यूपी नर्सिंग का दे रहे हो, एम्स नर्सिंग का दे रहे हो, या फिर आप यूपी नर्सिंग का तो सभी बच्चे दे सकते हैं, और नर्सिंग का जो एम्स नर्सिंग का है वो तो सिर्फ लड़कियां दे सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं लेके आई हूँ आपको, एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं और सारे। ठीक है, आगे देखिए 13 कह रहे हैं आपसे मेटाबॉलिज्म कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। अब मेटाबॉलिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो वो क्या है आपका मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करने का तरीका, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। कुछ सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो अकर हो रही होती हैं हमारी बॉडी में, तो वो ये डिफाइनिंग फीचर है किसका, मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में उपापचय कहते हैं। उपापचय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है तो शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं का कुल योग, ये आपकी उपापचय का सर्वोत्तम परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और भी बच्चे हैं बेटा, अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हों, वो जानती हैं बच्चियां हैं जो एम्स की हैं, जो हिंदी उन्हें समझ में आता हो, तो आप मेरी चैनल को सजेस्ट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। और भी बच्चे हों, अगर यूपी सी नेट का, यूपी नेट का, यूपी सी नेट, हाँ यूपी सी नेट का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो हिंदी में जो कंफर्टेबल हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जीनस रिप्रेजेंट्स, जीनस रिप्रेजेंट्स क्या करता है वो आपको बताना है। तो जीनस आपको पता है रिप्रेजेंट क्या करता है, तो वो करता है आपका, जीनस रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीनस प्रतिनिधित्व करता है, तो वो पौधों में, पौधों और जानवरों के निकट संबंधी प्रजातियों का समूह है। क्या जीनस हमारा, जैसे स्पीसीज आपका देखना होगा आपने, जो स्पीसीज है और जीनस है उनमें कैरेक्टर अच्छे होंगे। कैरेक्टर मतलब जो आपके वो होते हैं, क्या होता है, टेक्सोनोमिक जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो अधिक होंगे जीनस और स्पीसीज में। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, जैसे आपकी जो हेरिंग का ये आपकी, जो आपकी टेक्सोनोमिक हायरार्की है जिसमें आपने पढ़ा होगा, पहले सबसे पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम और डिवीज़न भी, इसी को डिवीज़न भी बोल देते हैं, फिर क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और स्पीसीज। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो कॉमन कैरेक्टर हमारे कम होते जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो आसपास के हैं, जैसे आसपास के ये हैं जीनस और स्पीसीज, तो इनमें कैरेक्टर क्या होंगे, कॉमन कैरेक्टर आपके क्लोजली रिलेटेड होते हैं। क्लोजली रिलेटेड होते हैं किससे, आपके जो भी आपके इसमें इसके अंदर आ रहे हैं स्पीसीज आ रही हैं, तो उनकी कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं वो। ठीक है, तो इसी का मतलब वो कह रहे हैं जीनस रिप्रेजेंट क्या करता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज टू प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड किससे, स्पीसीज से, जीनस हमारा, इसलिए ये कह रहे हैं। आगे देखिए, समझ गए होंगे आई होप आप लोग। और इसको जो आपका क्या है, टेक्सोनोमिक हायरार्की आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सिंपल तरीका मैं बताऊँ आपको कि आपको कैसे याद करना है। मैंने पिछले जो 1 साल पढ़ाया है मैंने बच्चों को, 1 साल नहीं 2 साल हो गए मुझे शायद पढ़ाते पढ़ाते, आई थिंक 2 साल हो गए, नहीं शायद 1 साल हो गया, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं रहा है। तो आई थिंक 1 डेढ़ साल तो हो ही गया, ये समझ लो। तो हुआ क्या है कि उसमें भी मैंने आपको यही ट्रिक बताई थी कि आपको याद कैसे करना है, टेक्सोनोमिक हायरार्की को ऐसे याद करना है, किंग मतलब किंगडम, ठीक है, पी सी ओ, फिर गए
सब। ये मेरी ट्रिक नहीं है, ये मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे बताया था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी नीट की। तो उस टाइम पे ये सर ने बताया था मुझे, और सर ने बताया था मुझे, तभी से याद रहा है और तभी से मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ कि मुझे ये ईज़िली याद हो गया इसलिए। तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो। किंग पीसीओ फिर गए सब, ठीक है। किंग पीसीओ, किंग फॉर आपका किंगडम हो जाएगा, पी फॉर फाइलम और डिवीज़न भी यहाँ पे लिख लेना, और क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और स्पीसीज, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। अब बेटा आपको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप कर रही हूँ, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैं आई होप आपको, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। देखो, आपकी 2023 में जो 2023 का सी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, सी नेट का एग्ज़ाम, ठीक है, उसमें भी आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था, शायद इवोल्यूशन से होगा, इवोल्यूशन से क्वेश्चन होगा, और उसमें सारे ही जो स्टेटमेंट थे वो डाल दिए थे। मतलब कि आपकी जो म्यूटेशन होता है, सडन सडन चेंजेस होते हैं, या फिर स्लो चेंजेस होते हैं म्यूटेशन में। तो थियरी हैं, स्लो चेंजेस भी होते हैं, किसी ने बताया स्लो चेंजेस होते हैं, किसी ने बताया सडन चेंजेस होते हैं। तो उसके हिसाब से आपको थियरी को थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट को याद करके आपको लगाना था, आपको बताना था, ठीक है। लेकिन वैसे अगर आप कहोगे तो म्यूटेशन में क्या है, सडन चेंजेस होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। तो सी नेट में आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ गए थे, जो सिंपल क्वेश्चंस था बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको करा रही हूँ, तो आप करके देखो। मैंने एक क्वेश्चन डाला है, आप देखो क्या इसका सही होगा, ठीक है। सबसे पहले अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन का, ये देखिए पहले। अब आप एम्स नर्सिंग के लिए भी आप कर सकते हो। एम्स नर्सिंग में आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन तो डाल ही देंगे, चलो ज़्यादा नहीं डालेंगे तो, ठीक है। अब देखिए, अब अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, सबसे पहले ये दिखना आप। मैं कैसे करूँगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। तो सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट, अब क्या करना है, आपको सबसे पहले अंडरलाइन करनी है, ट्रू स्टेटमेंट को हमें सेलेक्ट करना है, बाकी छोड़ दो, या फिर राइट आंसर जो भी है फ्रॉम द ऑप्शन आपको बताना है। अब क्या करना है, आपको इन स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ह्यूमन जो होते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस, करेक्ट है, होमोसेपियंस ह्यूमन का होता है। यहाँ पे एस छोटी होनी चाहिए, यहाँ पे एस छोटी है, ठीक है, क्योंकि वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, पहला वर्ड, और दूसरा आपका स्पीसीज। फिर आगे देख रहे हैं, कह रहे हैं जेनेरा प्लांटेरम इज रिटन बाई जोहन रे। अब आपको ये स्टेटमेंट देखना है कि ये सही है या नहीं सही है। तो ये वाला तो सही है पहला हमारा, तो पहला सही है, इस हिसाब से हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। देखो, पहला सही है हमारा, तो मतलब ना लास्ट वाला होगा और ना ही हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, इन दोनों में से अब हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर देखिए, कह रहे हैं कि जो प्लांटम, जो आपका जेनेरा प्लांटेटम है, वो रिटन बाय जोहन, तो ये गलत है और स्टेटमेंट नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। फिर देखिए थर्ड, हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज डिवीजन, तो हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक जो कैटेगरी होती है, जो वो डिवीजन होती है, नहीं, ये भी गलत है आपका, थर्ड भी गलत है आपका ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी किंगडम। किंगडम आपकी हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी, सबसे वो, तो आपकी किंगडम है सबसे हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो ये ऑप्शन भी आपके गलत हो गए। चौथे पे आइए, टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज टेक्सोन। अब हम इसी से आंसर लगा सकते हैं, सिर्फ तीनों से। देखिए, पहला और तीसरा आपको मैंने बताया था, पहला सही है, पहला सही है, तीसरा गलत है, तो तीसरा गलत हो जाएगा इसमें ऑप्शन, ठीक है। तीसरा है ही नहीं इसमें, गलत है ऑप्शन, तो इसलिए तो आपका क्या हो जाएगा, और चौथा भी आपका गलत है, तो आपका क्या है, सॉरी, तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो इससे क्या होगा हमारा, आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मतलब आपका सी ऑप्शन गलत है, सही है कि 1 और 4 एंड 5 आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो 4 देख लीजिए, टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज टेक्सोन, सही है बिल्कुल। 5वां देखिए, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, सॉरी, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ जीनस, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया, यही क्वेश्चन कराया है, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट जीनस, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, है ना। छठवां स्टेटमेंट भी आप देख लो, द टाइम जो दैट टाइम सिस्टमेटिक जो है आपका वॉज कॉइंड बाई कैंडोलो, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। आया समझ में कैसे अप्रोच करना है, ऐसे मैं अप्रोच करती हूँ वैसे आपको करना है। इसमें भी आप देख लीजिए, तो अब इसमें सत्य कथन आपको पता है, सत्य कथन हमें निकालना है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपका प्लांटेरा बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है आपका। और जो रैंक है, हाँ, ये भी सही है आपका, 4 और 5 भी सही है, और 6 भी गलत है आपका। तो मतलब आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 4 5 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वहीं से निकल आएगा आपका, दूसरा तीसरे से निकल आएगा, ठीक है। आगे देखिए, द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू, जो सिस्टमैटिक टर्म है वो किससे रेफर करते हैं, हम वो बताना है आपको। तो सिस्टमैटिक जो टर्म है वो किससे रेफर करते हैं हम, डाइवर्सिटी
ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप से, ठीक है। तो जीवों के प्रकार और उनके संबंधों की विविधता से हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक के टर्म को रिफर करते हैं। सिस्टमैटिक शब्द का तात्पर्य है जीवों के प्रकार और उनके संबंधों की विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें से बताना है आपको डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो बताना है। जो नॉन लिविंग में ना हो कैरेक्टर, ठीक है, उसको बताना है आपको। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो आपका नॉन लिविंग में ना प्रेजेंट हो। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होता है आपका, बताइए मुझे। रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हम रेस्पॉन्स कर सकते हैं बाहर की तरफ, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्स नहीं कर सकते। उन्हें काट दो, मार दो, तोड़ दो, कुछ भी कर दो, वो रेस्पॉन्स नहीं कर सकते, लेकिन हम रेस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन ये नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवों की एक परिभाषित विशेषता है, तो वो क्या है, बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रक्रिया। मतलब हमें अगर काटेगा मारेगा तो हम चिल्लाएंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, और अगर वो एक थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरा थप्पड़ नहीं रख देंगे उसको, आया बड़ा मारने के लिए हमें, ऐसा होता है ना। तो इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स का ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। फिर देखिए लिविंग थिंग्स का है 18 क्वेश्चन। देखिए आपका ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं आपसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, वो क्यों है वो आपको बताना है। तो वो इसलिए लिंक्ड हैं क्योंकि दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरी डिग्रीज, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल हमारा कहीं ना कहीं कॉमन है, लेकिन वो वेरी डिग्रीज होते हैं। आगे देखिए इसमें ऑप्शन है सभी जो जीवित जीव हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि वे सामान्य जो आपका आनुवंशिक सामग्री है वो साझा करते हैं, लेकिन अलग अलग डिग्री तक, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं आपसे एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। जब हम स्पीसीज टू किंगडम जा रहे होते हैं इन अ टेक्सोनोमिक हायरार्की, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो जो हम स्पीसीज से कहाँ जा रहे होते हैं, किंगडम में जा रहे होते हैं, तो जो हमारे कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, विल डिक्रीज होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे होते हो, जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो हमारे डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका स्पीसीज से आप जीनस पे जाओगे, फिर आप फैमिली पे जाओगे, तो ये क्या हैं आपके सारे धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएंगे कॉमन कैरेक्टर। तो किंगडम तक तो बहुत ही कम कैरेक्टर बचेंगे, ना मात्र को बचेंगे, आप भी समझिए, ठीक है। तो वो हमारा विल डिक्रीज होगा। फिर देखिए हिंदी में क्वेश्चन कह रहे हैं जैसे जैसे एक वर्गीकरण पद्मा पदानुक्रम में एक प्रजाति से दूसरे राज्य की ओर बढ़ते हैं। अब देखो किंगडम का मुझे नहीं पता कि क्या है हिंदी में, किंगडम का नहीं पता मुझे, ठीक है। सामान्य विशेषताओं की संख्या बढ़ती जाती है, तो ये बढ़ती जाती है नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गो फ्रॉम स्पीसीज। इसका हिंदी अनुवाद बिल्कुल सही नहीं आया बेटा, सही बताऊं तो इसका ऑप्शन क्या होगा, विल डिक्रीज होगा। आप इंग्लिश में समझ लो, मैंने आपको बता दिया है कि जैसे जैसे आप स्पीसीज टू किंगडम जाओगे तो आपके जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे। हिंदी अनुवाद इसका सही नहीं किया है उसने। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज टू यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली, ठीक है। तो आपको फैमिली में बताना है कि क्या हम लास्ट में लगाएंगे, वो आपको बताना है। सफिक्स यूज़ करना है लास्ट का, जो हम यूज़ करते हैं ना फैमिलीज़ में, जैसे सुलनेसी हो गया, लिलियसी हो गया, फेवेसी हो गया, ठीक है। तो यार आपकी फैमिली है, और 2 फैमिली अभी और ऐड कर दी हैं आपके सिलेबस में, तो वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। उनसे भी क्वेश्चन हो सकता है वो रख दे, एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है। हिंदी में कह रहे हैं आपसे पौधों में वर्गीकरण की इकाइयों के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय परिवार की, परिवार मतलब फैमिली, परिवार की वर्गीकरण श्रेणी को इंगित करता है। तो वो क्या है, मैंने तो बताया 5AC सोलनेसी अभी मैंने बताया, तो 5AC AC 5AC, ठीक है, AC हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टेक केयर। आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे बताना, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा आपको लगा ये भी मुझे बताना, और शेयर भी कर दिया करो बेटा अगर आपका मन हो तो, ठीक है। बाय, टेक केयर।